नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जून 2026 के जनमन के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ आई, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं ये सलाह दूंगा कि जनमन पत्रिका डायरेक्ट पढ़िए, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं पढ़ोगे तो हम लोग ना हाईलाइट कर दिए जो जो जरूरी है उसको कम से कम पढ़ लो। वो भी नहीं पढ़ सकते तो वीडियो देख लो। मतलब पहले मैं सलाह दूंगा कि यार पढ़ना चाहिए, सरकार इसीलिए तो निकाल रही। तो देखिए, अब नियत निल्लानार योजना जो कई बार हम लोग बोल रहे थे कि एक महत्वपूर्ण योजना है, अब वो और ज्यादा चर्चे में है। फ्रंट पेज में इसके बारे में एक महाअभियान जो घर घर तक पहुंचाएगा सुशासन का लाभ, इसका 2.0 चालू हो गया है। 23 जिलों में 31 जन कल्याणकारी योजनाओं के संतृप्तिकरण का व्यापक कार्यक्रम है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का संदेश है, जिसमें उन्होंने कहा इस टाइप की लाइनें आपको ऐसे में भी काम आती है। जैसे डिजिटल इंडिया, डिजिटल छत्तीसगढ़ के बारे में कोई निबंध आया तो आप लिख सकते हैं कि डिजिटल सुधारों का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना नहीं है। प्रक्रिया नहीं कि भाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, बल्कि शासन को अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक परिणामोन्मुखी, मतलब परिणाम की तरफ उन्मुख होना, क्या बोलेंगे उसको, परिणामोन्मुख बनाना है। जिसमें है सेवा सेतु, ई ऑफिस, ऑनलाइन सेवाएं, ये सब अब चर्चा में रहेंगी, ये सवाल भी आएगा। सेवा सेतु, ई ऑफिस, ऑनलाइन सेवाएं, डाटा आधारित मॉनिटरिंग, डिजिटल प्रशासन, ये सब नई नई पहलें हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। अब ये हमारा इंडेक्स पेज है, जिसमें सबसे पहले तो जो सुशासन तिहार की बात है, जिसमें जो भी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार है, मंत्री हैं, जो जनता तक पहुंचे, उसके बारे में कि समाधान हुआ है। कैबिनेट बैठक में बहुत सारे फैसले हुए, उसके बारे में इसमें है। इसके अलावा डाटा से विकास तक का विजन, देखिए डिजिटल के बारे में ज्यादा बात हो रही। इसके अलावा अभी जो कर्मचारियों की आर्थिक और सुरक्षा के लिए, मतलब लोन, अल्पावधि ऋण योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा तकनीक से जो खेती, नैनो यूरिया, बाकी चीजें, सुशासन की नई पहल है जिसमें अलग अलग चीजें हैं। आप मतलब ये सब उनके लिए भी जरूरी, जैसे अभी बहुत लोग इंटरव्यू दिलाएंगे, आगे भी दिलाएंगे, उनके पास, किसी के पास नया वाला जाति नहीं है, नया वाला निवास नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करो, व्हाट्सएप से हो रहा है। विवाह प्रमाण पत्र बनाना है किसी को, ऑनलाइन अप्लाई करो। तो ये चीजें पढ़ने के अलावा पता भी रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, काला हिरण जो छत्तीसगढ़ में एक समय पाया जाता था, बारनवा पारा अभयारण्य में, वहां से विलुप्त हो गया। तो वहां फिर बसाए हैं और वो फिर अब ठीक ठाक बढ़ गए हैं वो। तो काला हिरण चर्चा में है। इसके अलावा 13 युवाओं ने प्रीलिम्स पास किया जो अपने ट्राइबल हॉस्टल के हैं। जसपुर में रिकॉर्ड बना है, बीज गोला बनाबो जसपुर के जंगल ला बढ़ाबो वाला है। बीज गोला मतलब बीज को उस वो कंपोस्ट कंपोस्ट के गोले में भर देते हैं और उसको फेंक देते हैं। ऐसे एरिया में जनरली जहाँ पौधारोपण करना मुश्किल है वहां फेंक देते हैं, तो पानी गिरता है तो बीज अंकुरित होता है और वहां बढ़िया से पौधे लगते हैं। इसके अलावा चिंतन शिविर हुआ था अभी आईआईएम में, तो उसके बारे में आपका सेवा सेतु ऐप है, मोबाइल के एक क्लिक से आप कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है। अगर अभी आपका इंटरव्यू अब जल्दी चालू हो जाएगा, आपको भी पता है, तो इंटरव्यू होने वाला है, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए जो अभी मुद्दे चर्चा में है। अब पहला जो टॉपिक उठाया गया वही है जनता के द्वार, विष्णु सरकार। जो हमारी सरकार है वो खुद जनता के द्वार तक गई। इस पे निबंध आ सकता है। और इस एडिटोरियल की अच्छी चीज ये है, इस लेख की अच्छी चीज ये है कि वो अलग अलग पार्ट में विभाजित है। शुरू में वो बताया कि हम बस्तर तक भी पहुंचे, सरगुजा तक भी पहुंचे, किसानों तक भी पहुंचे, युवाओं तक भी पहुंचे। तो आप ना उनको एक एक सब हेडिंग मान सकते हो निबंध के हिसाब से। देखिए जब, और ये कुछ डायलॉग याद रखिए, जब शासन सचिवालयों और कार्यालयों की सीमा से बाहर निकल के सीधे जनता के बीच पहुंचता है, जो शासन है जो जनरली सचिवालय में रहता है, कार्यालय में रहता है, वहां से जनता के बीच आता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, केवल समस्याएं नहीं सुनता, समाधान सुनिश्चित करता है और विकास की गति को अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तभी सुशासन की अवधारणा साकार
अब ये देखो कितनी बढ़िया लाइन है। तो ऐसी चीजें आपको यूज करना है। आप बोलते हो ना कि ऐसे का इंट्रो कहाँ से चालू किए, ये सीधा सीधा फैक्ट है कि कब से कब तक चला। तो 1 मई से लेके 10 जून तक आपका ये अभियान चला, गर्मी में चला है। इसमें क्या होता है, हजारों समाधान शिविर आयोजित किए गए। राजस्व, भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, जाति, निवास, आय, मनरेगा, भुगतान, पेयजल, सिंचाई, मतलब जो भी समस्या हो सकती है उसके बारे में लोगों ने शिकायत की, उसका समाधान किया गया कि भाई जो भी दिक्कत है उसको ठीक किया जाए। देखिए कुछ कुछ जैसे ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यार हमारी जो सरकार का मूल्यांकन है फाइलों से नहीं होगा कि ये किए वो किए, जनता अगर संतुष्ट है तो मूल्यांकन होगा। ये सब डायलॉग हैं जो आप यूज कर सकते हैं। चौपालों से निकला सुशासन का नया मॉडल, मतलब गांव के जो चौपाल है वहां बैठ के सुशासन का जो नया मॉडल किया गया वो है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनका लाभ समाज के जो अंतिम व्यक्ति वहां तक पहुंचाना है। फिर राज्य के हर कोने तक सुशासन की जो व्यापक यात्रा हुई, बस्तर से लेके सरगुजा तक। बस्तर के बारे में बात है कि बस्तर के अलग अलग एरिया में हुई। कुंडा गांव का ये बड़ेन केरा है, यहाँ 152 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यक्रमों की लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। अबू झमाड़ में जहाँ कभी लोग पहुंच नहीं पाती थी सरकार, वहां गया। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। फिर वन आधारित अर्थव्यवस्था, आदिवासियों के लिए जो काम किया, ये सब ना सब हेडिंग है जो आप किसी भी ऐसे में चिपका सकते हैं। महिलाएं आ गई, महिलाओं में स्व सहायता समूह है, लखपति दीदी। सरकार का उद्देश्य लखपति दीदी नहीं बल्कि करोड़पति दीदी बनाने का है। फिर किसानों के बीच मुख्यमंत्री जी गए, सिंचाई, खाद, बीज, बाकी चीजों के बारे में। फिर युवा शक्ति के बारे में है, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जन संवाद, मतलब जनता से बातचीत की गई। फिर सरगुजा की बात है, सरगुजा भी हिस्सा था, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीजें। सूरजपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की गई, 32 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया गया। जसपुर में चालू हुआ, कोरिया में हुआ, हुआ सब तरफ। फिर रायपुर का है, दुर्ग संभाग में उद्योग, कृषि, ग्रामीण विकास के बारे में। बिलासपुर संभाग में देखिए मुख्यमंत्री जी हैं बढ़िया, टिफिन खा रहे हैं साथ में बैठ के गांव वालों। यही चीज दिखा रहा है सुशासन तिहार की, जब सीएम आपके पहुंच रहे हैं तो भाई बाकी अधिकारी तो पहुंचेंगे। तो और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ना अचानक गए, पहले से नहीं पता था कि इस गांव में आने वाले हैं, तो उससे ये योजना और अच्छी हुई। डिजिटल सुशासन, डिजिटल सुशासन मतलब जो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है, इससे आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एक मॉडल है कोंडा गांव का, सेवा सेतु मॉडल। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सेवा सेतु मॉडल किस जिले का है, तो कोंडा गांव का है, ये ध्यान रखना है। इस टाइप की चीजें प्रीलिम्स में सीधा पूछी जाती हैं कि भाई सेवा सेतु, उसमें वही है कि एक ही स्थान पे पूरी सेवाएं बचे। इससे क्या फायदा होगा कि मेंस में मान लो आएगा तो एक तो आपका समय बचेगा कि भाई पहले यहाँ जाओ फिर वहां जाओ फिर वहां जाओ, एक ही जगह में होगा। दूसरा श्रम बचेगा, श्रम मतलब मेहनत बचेगी। तीसरा आपको आर्थिक व्यय भी बचेगा, 3 जगह जाओगे तीनों जगह खर्चा लगेगा तो खर्चा मतलब वो वाला खर्चा नहीं, तो अभी आपको वो भी बच जाएगा। खर्चा मांग लेते हैं ना कभी कभी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से सीधे गांव तक पहुंचे। डिजिटल का वही फायदा है, पहले जो डिजिटल नहीं था ना, वहां पे सही में वो खर्चे वाली चीज की 10 लोग का आवेदन है, कुछ आपत्ति लगा देंगे। अब हर चीज ऑनलाइन है। आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए, सामने वाला अगर रोकेगा तो उसको कारण लिखना पड़ेगा, ऊपर सीएम तक उसको देख रहे हैं। तो इसीलिए जितना ज्यादा कोई भी चीज डिजिटल होगी उतना ज्यादा भ्रष्टाचार कम होगा, जितना ज्यादा डिजिटल होगी उतना आपका खर्च कम होगा, उतना ज्यादा फिर वो सुशासन होगा। इसीलिए सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है ई गवर्नेंस। हर चीज ऑनलाइन कर दो, दिक्कत ही खत्म।
जब तक कोई भी चीज छिपी रहेगी तभी तक तो आप भ्रष्टाचार कर पाओगे। तो बच्चों के बीच, युवाओं के बीच त्वरित कार्यवाही की, तो ये सब चीजें हुई। और हजारों समाधान शिविर सुशासन तिहार की आत्मा से, जो सुशासन तिहार है उसकी आत्मा, यही आपके जो समाधान शिविर है वो तय हुए। राजस्व, पंचायत, नगरीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, विद्युत, अलग अलग जो समझ लीजिए आपके आवेदन थे, उनका निराकरण किया गया। इसके अलावा क्या था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया मुख्यमंत्री जी ने। एक ये भी चल रहा है ज्ञान भारतम अभियान। ज्ञान भारतम मतलब जो भारत के पुरानी पांडुलिपियां हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उनको सहेजा जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए, वो गुमे ना। तो जैसे उड़िया पांडुलिपियों का अवलोकन किया, तो ज्ञान भारतम भी पूछ सकते हैं आपसे। और सुशासन का नया प्रतिमान स्थापित किया। इस टाइप के डायलॉग फिर याद रखो। बस्तर के घने वनांचलों से लेके सरगुजा के पर्वतीय क्षेत्रों तक, रायपुर की राजधानी से लेके दुर्ग और बिलासपुर के औद्योगिक और कृषि प्रधान अंचलों तक, ऐसे कुछ कुछ चिपका सकते हो। ये सब लिखने के तरीके हैं जो आपको सीखना है। ये यहीं से सीधा कॉपी पेस्ट कर लो, यार सीख जाओ यहीं से। योजनाओं की निगरानी, शिकायत निवारण, विस्तार, महिला सशक्तिकरण, जनजाति विकास, वन आधारित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, युवा, यही तो होता है। और इसका उद्देश्य था कि प्रशासनिक दक्षता नहीं बल्कि नागरिकों के बीच क्या है, विश्वास आए, सुविधा आए, सम्मान आए, और जनता के द्वार तक पहुंचे। फिर ये गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ता बस्तर, ये एजाज कैसर का लेख है, तो जिसमें कई चीज की है। वो बोले कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल देश का पहला सुशासन और अभिसरण विभाग बना था। ये पूछ सकता है कि देश का पहला विभाग है ये बड़ी चीज है। तो गुड गवर्नेंस के लिए एक विभाग बना है, जो छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य है। इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता है जो लिखे हैं। अगला है बैठक हुई कैबिनेट की। दो महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठकें हुई, और उसमें क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में बात है। तो इसमें है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश और उद्योगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले गए। मतलब एक चीज है कि जैसे आपको छत्तीसगढ़ का फोकस भी आप देखते होंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए। तो उद्योग तब आएंगे, अब गुजरात क्यों जा रहे हैं, महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं, कर्नाटक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां की प्रक्रिया सरल है। तो हम भी चाह रहे हैं कि प्रक्रिया सरल हो, आसानी से वो आ सके। और दूसरा जो हमारे लोग हैं, जो ग्रामीण रोजगार है, आजीविका है, शिक्षा है, आवास है, बुनियादी सुविधाएं हैं, इनके लिए अलग अलग फैसले हुए। अब क्या फैसले हुए, तो पहला है, देश में पहली बार कारोबार को मिलेगा विश्वास आधारित प्रशासन। ये भी बड़ी चीज है कि कैबिनेट ने कहा कि छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 26 को मंजूरी देगा। ये कानून लागू हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां उद्योगों और व्यापार के लिए अनेक अनुमतियों की जटिल प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाया जाएगा। मतलब किसी को भी उद्योग लगाना है तो डिजिटल कर दे, ऑनलाइन अप्लाई कर दे, सिंपल रहेगा वो, और टाइमली हो जाएगा। तो इससे फिर खुद से परमिशन मिल जाएगा, थर्ड पार्टी, बाकी चीजें सब कुछ इससे हो जाएंगी, जिससे उद्योग बढ़ेंगे। अगला, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए चीजें आई। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक आया, जिसमें उद्योग में जो निवेश करते हैं उसको पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाया गया। जीएसटी और कर व्यवस्था को सरल करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। मेन पहले कैबिनेट में पास होती है कोई भी चीज, फिर आपके विधानसभा में आती है। तो ये पहला प्रोसेस है जिसमें जीएसटी कानून को और सरल, रिफंड और तेज, पारदर्शी किया जाएगा। इसके बारे में बातचीत की गई। इसके अलावा उच्च शिक्षा को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण आधार। तो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। निजी विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना, पुस्तकालय, ये सब यूजीसी के नियम के तहत उनके मानकों के हिसाब से रहेंगी। अगला फैसला किया गया कि बस्तर फाइटर्स को और मजबूत बनाया जाएगा। बस्तर फाइटर्स आपको पता है कि वहीं के जो लोकल लोग हैं वो सेना में आते हैं, और उनको क्योंकि वहां की स्थिति का अच्छे से ज्ञान है, तो उसकी भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा जिससे और मजबूत हो ये योजना।
नवा रायपुर में विकास परियोजनाओं को गति दी जाएगी। जो भूखंड है उनमें जो ब्याज और अधिभार राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, उसके लिए योजना पूरी की गई। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और कारोबार के बीच संतुलन, तो कारोबार तो हो लेकिन पर्यावरण भी बचना चाहिए, तो जो जल प्रदूषण निवारण संशोधन अधिनियम है उसको राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया, जो 2024 में हुआ है। इसमें है कि पहले क्या था कि अगर छोटे उल्लंघन है तो भी वो आपराधिक अपराध था, तो अब किया गया छोटा मोटा पानी गंदा करोगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये संशोधन हुआ है। किराएदारी व्यवस्था को और व्यवस्थित किया गया है, जिससे कोई विवाद है तो वो ठीक हो जाए। बिजली आपूर्ति और सांस्कृतिक अधोसंरचना को भी मजबूती मिली है। इसमें है कि जो विद्युत आपूर्ति की निरंतरता हो, तो आरबीआई के हिसाब से डायरेक्ट डेबिट मैंडेट प्रणाली लागू करने का निर्णय किया गया है। इससे जो केंद्रीय विद्युत उपकरण है उनको भुगतान समय में होगा। राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी बात की गई है कि जो आपको पता होगा कि पहले जो मनरेगा था उसको जी राम जी कर दिया गया। उसमें क्या है कि ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार की गारंटी है। वीबीजी राम जी योजना जो है ना, विकसित भारत रोजगार और विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, इसको छत्तीसगढ़ में लागू करने की बात की गई है, जिसमें ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। इससे जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका, ये सब किया जाएगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा के दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ठीक। इधर अटल आजीविका समृद्धि हाट से गांवों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। तो ग्रामीण उत्पादन और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू की गई है। तो ये भी एक नई चीज है, अटल आजीविका समृद्धि हाट। हाट बाजार आपको पता है ग्रामों में ही होते हैं। तो ग्रामीण उत्पादन और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्पादन है, प्रसंस्करण है, सेवा है, विपणन है, ये सब केंद्र बनाए जाएंगे। हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, ये सब एक साथ हो जिससे गांव की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। अटल आजीविका समृद्धि हाट। हरित ऊर्जा में क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 26 को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपयोग करके स्वच्छ ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन हाउस, ये सब। सुशासन, निवेश, रोजगार, ये सब कैबिनेट के निर्णय आए। इसमें आपका एक इंफोग्राफिक भी, ये भी आप देख सकते हो इस टाइप का। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती, आवास के लिए हुआ, शिक्षा कौशल विकास के लिए है, किसानों के हित में है, निवेश के लिए है, ग्रामीण रोजगार के लिए। अब अगला जो आर्टिकल है वो है डेटा और विकास तक का विजन। ये आपके प्री में भी पूछ सकता है, प्री मतलब किसी भी वनडे एग्जाम में। आपको पता होगा कि एसडीजी इंडेक्स है, नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसका 2.0 चल रहा है, एसडीजी 2.0 फ्रेमवर्क। और एक अभी चालू हुआ है बस्तर अंजोर, जैसे पहले पूरे राज्य में था बस्तर अंजोर, और एक हमारा विकसित छत्तीसगढ़ तो चल ही रहा है। तो हम चाह रहे हैं इनमें कुछ कुछ ना हम लोग कुछ चीजें जोड़े। तो 8 जुलाई 2026 को महानदी भवन में जो कार्यक्रम था, राज्य नीति आयोग ने एसडीजी 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन किया कि हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या चीजें करेंगे। और इसी में हम लोग बस्तर अंजोर का भी शुभारंभ किए। ये चीजें जरूरी है, आपको अगर बस्तर के बारे में निबंध लिखना है तो पता रहना चाहिए कि बस्तर अंजोर में क्या है। और फिर वही चीज की विकसित छत्तीसगढ़ योजना बनाने से तो नहीं है, पहला उसका क्रियान्वयन करो, आंकड़े हो और समीक्षा हो।
तो वो चीजें हम एसडीजी 2.0 में करने का प्रयास कर रहे हैं। मेन ये है कि 2.0 में है क्या। तो पहले राज्य स्तर पर विकास संकेतकों की संख्या थी 275, उसको बढ़ा के कर दिए 343। ये संख्या याद रखना कि ये हो गई है 343 राज्य स्तर पर विकास संकेतक। और जिला स्तर पे जो संकेतक हैं वो हो गए 99, 100 से एक कम, 34399। ये दो संख्या याद रखना। राज्य स्तर पे जो विकास संकेतक हैं वो 343, जो जिले स्तर पे हैं वो 99, दोनों बढ़ गए। 275 राज्य वाले थे वो 343 हो गए, 82 से 99 हो गए। मतलब संकेतक और बढ़ा दिए, अलग अलग जो क्राइटेरिया होते हैं वो बढ़ा दिए, मतलब और आप वैज्ञानिक तरीके से इसको देख सकते हो। मेन फायदा इसका ये है। बस्तर अंजोर किसने बनाया है, तो राज्य नीति आयोग ने बनाया है। इसका भी वही है कि अच्छे से आपका प्रभावी अभिसरण होगा, अच्छे से काम होगा। राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपके मुख्यमंत्री जी होंगे, उपाध्यक्ष को नहीं ये भी नाम आ सकता है, गणेश शंकर मिश्रा है। इन्होंने बताया कि बस्तर को देश का सबसे विकसित जनजाति क्षेत्र बनाने का हमारा उद्देश्य है। फिर एक 3+4 मॉडल है। ये भी आपसे कभी पूछ सकता है कि यार ये 3+4 मॉडल है क्या। तो बस्तर अंजोर की सबसे बड़ी विशेषता इसका 3+4 अभिसरण मॉडल है, जिसमें क्या है कि जिला स्तर की 3 प्रमुख पहलें हैं जो जिले में लागू है। पहली पहल है जिसका नाम है नियत नीलानार 2.0। इन सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बस्तर में चल रही हैं। एक है नियत नीलानार 2.0, एक है बस्तर मुन्ने, अभी हम लोग ऐसे बनाए थे जो मेंस के लिए, उसमें ये डाले थे बस्तर मुन्ने। जनरली आप नहीं पढ़ते लेकिन ये जरूरी योजना है जो वहां लागू। और एक है स्वस्थ बस्तर, अभी भी आप देखते होगे मलेरिया बाकी चीजें। तो ये 3 जिले आधारित पहले हैं। इनको हम 4 महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर स्तरीय फ्रेमवर्क है। पहला एसडीजी 2030, एक है विकसित छत्तीसगढ़, एक है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और एक है आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम। इनको जोड़ा जाएगा। तो अगर आपसे बोला 3+4 मॉडल क्या है, तो 3 जो प्रमुख योजनाएं हैं, नियत नीलानार, बस्तर मुन्ने और स्वस्थ बस्तर, इनको फ्रेमवर्क से जोड़ा जा रहा है। विकसित छत्तीसगढ़, एसडीजी 2030, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम, यही है 3+4 मॉडल। इसमें समन्वय होगा और अधिकतम उपयोग होगा। मेन क्या होता है कि एसडीजी 2030 में भी वही काम हो रहा है, अब नियत नीलानार में भी वही काम हो रहा है। तुम अलग अलग 2 योजना बना रहे, अलग अलग अधिकारी कर रहे, तो बीच में समन्वय होना चाहिए। ये इस मॉडल का मेन उद्देश्य है कि भाई आपस में भी तो समन्वय रखो। और बस्तर अंजोर की मूल जो भावना है वो अंत्योदय से सर्वोदय की। अंत्योदय मतलब जो अंतिम खड़ा व्यक्ति है उसका उदय हो। बस्तर का समावेशी, सतत और परिणाम परिणामोन्मुखी विकास के। देखो बोल ही नहीं पा रहा हूँ यार, आप लोग बोल के देखो। ठीक है, इसका मतलब है परिणाम उन्मुखी विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम है। भाई बस्तर आगे बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ेगा, कोई बात ही नहीं। क्या चाहिए, डाटा सही चाहिए, मॉनिटरिंग सही चाहिए, समन्वय होना चाहिए और परिणाम आना चाहिए। अगली चीज आ गई, हाँ, कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की दिशा में सरकार का एक फैसला हुआ है। ये देखो ऐसी चीज है, ये तो हम ही लोग के लिए, मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो बनने वाले हैं, आप लोग भी तो बनोगे, एक रिफाइन करके योजना है। इसमें है कि जैसे वेतन तो हमको मिलता ही है, मान लो मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरे को अगले महीने वेतन मिलेगा लेकिन मेरे को अभी जरूरत है, तो मैं सरकार से ऋण ले सकता हूँ। या मेरे को मान लो थोड़ा ज्यादा पैसे की जरूरत है, मैं बैंक जाऊंगा, कागज मांगेंगे बाकी चीजें, तो डायरेक्ट सरकार मेरे को ऋण दे देगी, क्योंकि सरकार को तो पता है ना कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अपने आदमी को तो ऋण दे ही सकती है। तो मेरे वेतन के विरुद्ध, और फिर जब वेतन आएगा तो उससे वो काट लेगी, कोई उनको भी कोई रिस्क नहीं है। तो इसी को बोलते हैं आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के लिए शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया गया है। कर्मचारी कल्याण, सुशासन, ये सब चीजें हैं इसमें। इसी को रिफाइन एप करके उसमें है ये।
ऐसे आकस्मिक जरूरत कोई आ गई तो आपको ज्यादा ब्याज दर में नहीं लेना पड़ेगा। ई कोष से वो एकीकृत है। ई कोष मतलब जहां से हमारी सैलरी निकलती है उनको सब पता है, तो वहां से वो बना दिए। डिजिटल रहेगी, पेपरलेस रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो एक चालू हुआ है कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा। मतलब पहले क्या था कि मेरे को तबीयत खराब हुई, मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में पैसा लगाया, फिर बाद में मैं क्लेम करूंगा। क्लेम करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, इधर उधर 1-2% देने के बाद। अब कैशलेस है, मैं कहीं गया, वहां मेरी मतलब इलाज हुआ, और पैसा मेरे को नहीं देना पड़ेगा, वो मेरा कार्ड जाएगा, कार्ड से वो पैसा कट जाएगा। तो कैशलेस सुविधा ज्यादा अच्छी है। किसी के लिए भी मान लो किसी की तबीयत खराब हुई, उसके पास पैसा नहीं है तो दिक्कत होगी ना, तो कार्ड है उसके पास। और दूसरी ये वाली योजना हो गई कि मेरे को कोई पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरे को बिना ब्याज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अभी जैसे रजिस्टर करो तो अभी तो ब्याज दिखा रहा है, लेकिन अभी वो ट्रायल फेज में है, हो सकता है आगे और अच्छा हो। और ये भी कहा गया है कि बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को, जैसे किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जो पैसा तुरंत दे देता है, समय पे दे देता है, तो उसको और ज्यादा ऋण दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं इसमें। ई कोष से रहेगी, ई केवाईसी हो जाएगा, आपकी सहमति ले लेंगे, सब सही हो जाएगा। अगला है तकनीक ने बदली खेती की तस्वीर, किसानों की तकदीर। भाई तकनीक तो हर जगह है, तो खेती में भी है ये, जिसमें सीड ड्रिल मशीन है, लाइन बोनी है, डायरेक्ट सीडेड राइस है। इससे आपके किसानों को फायदा मिल रहा है। कि अब जैसे मान लो बीज आप हाथ से बोते हो, वही वो मशीन में डाल दिए, वो बढ़िया लाइन से बोएगा। तो ये सब तकनीक अब खेती में यूज हो रही। जिसमें अलग चीज है, नैनो यूरिया की बात है, नैनो उर्वरक की बात है। नैनो उर्वरक मतलब होता है कि वो छोटे रहते हैं, उसमें आपको परिवहन में ज्यादा पैसा नहीं लगाना, भंडारण में ज्यादा नहीं, मजदूरी में ज्यादा नहीं, तो खर्च बच जाता है। इसके अलावा फसल विविधीकरण भी आय को बढ़ा रहा है किसानों की। विविधीकरण मतलब सरकार ये बोल रही है कि अगर तुम धान के अलावा कोई दूसरी फसल लगाओगे तो हम आपको और पैसा देंगे। तो लोग दूसरी फसल भी लगा रहे हैं, और वो अच्छा भी है। कृषक उन्नति योजना इसको बोलते हैं, जिसमें किसानों को 15,000 प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगली चीज है, ये आपको नहीं लगेगी, बस्तर में दुग्ध क्रांति लाने की तैयारी। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम बस्तर के आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने वाले हैं, दुग्ध क्रांति लाने वाले, 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा लाने वाले, पर्यटन वहां लाने वाले, एआई लाने वाले। तो अलग अलग चीजें जो हम करने वाले हैं उसकी बात उन्होंने की। अब ये चालू हुआ सुशासन तिहार के बाद, जब हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे देश में घूमे, तो उनको लगा कि यार इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, एक ही मौसम में लेना ठीक नहीं है, तो हमेशा है लोगों के पास। तो बोले एक सीएम हेल्पलाइन चालू की है, वो अलग अलग राज्यों में भी है। तो ये सब प्रकार की, आप फोन लगा दो, आप व्हाट्सअप कर दो, आप डायरेक्ट वो कर दो। तो सीएम हेल्पलाइन 1076 है, ये सब चीजें पता रहना चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत है, सीएम हेल्पलाइन में फोन कर दो यार। तो ये 10 जून 26 को सीएम हेल्पलाइन यानी 1076 की शुरुआत की गई, और 24 × 7 मतलब 24 घंटे सातों दिनों ये चालू रहेगी, 42 विभागों से जुड़ी है, और प्रशासन को पारदर्शी बनाती है। कब चालू हुई ये तारीख कभी कभी पूछते हैं इन लोग, तो 10 जून 2026 को। तो कहाँ से चालू हुई, तो मंत्रालय महानदी भवन से चालू हुई है। नाम तो समझ ही गए होगे, आपको भी कोई दिक्कत है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई घूस मांग रहा है, कोई आपका काम नहीं कर रहा है, सीधा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दो। और वहां ये है कि आपकी समस्या सुनी जाएगी, समयबद्ध उसका समाधान किया जाएगा, शासन प्रशासन और जवाबदेह होगा। एक तंत्र बनाया गया है, और पूरी उसकी ऊपर से मॉनिटरिंग होती है, ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक। 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हैं, 1195 श्रेणियां हैं। और निराकरण भी सतही ही नहीं है कि ऐसे कुछ भी हो जाएगा। आप अगर शिकायत करोगे तो आपको एक यूनिक आईडी दी जाएगी कि ये तुम्हारी शिकायत की आईडी है, तुम उसको ट्रैक कर सकते हो। समझ रहे? और मान लो तुमको लगा कि सही शिकायत नहीं है,
शिकायतों के सही निराकरण, क्योंकि मतलब ये है कि जैसे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप उच्च अधिकारी के पास भेज सकते हो, वो आपकी शिकायत का सही जवाब नहीं दिए तो और ऊपर भेज सकते हो। और सचिव स्तर के अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। जैसे कोई आय प्रमाण पत्र दिया, उसको नहीं मिल रहा है, शिकायत कर दिए, तो आजकल सुविधा ज्यादा है, अच्छे से इसका लाभ उठाना चाहिए। 10 जून को लॉन्च हुई है, 42 विभाग जुड़े हैं, अधिकारी अधिकारी ध्यान रखना। एक जरूरी है कि व्हाट्सएप में भी है, आप व्हाट्सएप वो नंबर है, आप उसमें क्लिक करोगे, आप उससे शिकायत कर सकते हो। तो ये पूछता है जनरली आपसे, बोला ये मेंस में की योजना का उद्देश्य और लाभ क्या है, देखो बढ़िया पॉइंट वाइज बना के दे दिए हैं। मेंस में खुद से जरूरत नहीं करने की। पहला, नागरिकों की शिकायतों का समाधान होगा, पारदर्शी जवाबदेह शासन होगा। 42 विभाग और 8,000 कर्मचारी अधिकारी हैं। 24 गुणित 7 संचालन होगा, 3 शिफ्टों में टीम है। ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, सही नहीं हुआ तो उच्च अधिकारी तक जाएगा। जन भागीदारी होगी, और इसके अलावा आपको शिकायत भी नहीं, कोई फीडबैक है वो भी आप दे सकते हो। फीडबैक मतलब आपकी कोई सलाह दे सकते हो। डिजिटल होगा, कॉल सेंटर होंगे, डैशबोर्ड होगा, व्हाट्सएप होगा, यूनिक आईडी होगी आपकी। तो ये बड़ी चीज है। और इसकी प्रेरणा वही मैं बोल रहा था, सुशासन तिहार से आई। सरकार को भी लगा कि यार जब इतनी समस्याएं हैं लोगों की, तो एक ही बार क्यों लें, इसको लेते रहना चाहिए। और देश के अन्य राज्यों में भी ये मॉडल है, जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, सबका दिया है। अब काले हिरण की बात है। विलुप्त होने वाले थे, आज 200 हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी सराहा है। ठीक, 70 के दशक में जो विलुप्ति की कगार पे थे, आज 200 के आसपास हो गई है। मन की बात की 133वीं कड़ी, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं भाई किस कड़ी में, तो 133rd कड़ी में बताया गया छत्तीसगढ़ ब्लैक बक जो संरक्षण अभियान है। एक तो वैज्ञानिक प्रबंधन, एक समुदाय की भागीदारी, और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। 70 के दशक में ये प्रजाति आपकी विलुप्त हो गई थी, लेकिन 18 से इसको फिर से शुरू किया गया। ठीक, पुनर्स्थापन किया गया, राज्य की जैव विविधता का प्रतीक बन चुका है। 200 तक इनकी संख्या बढ़ाई गई। फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या क्या है, एक विभाग का प्रयास, जनता की भागीदारी, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इससे हमारा चालू हुआ। बार नवापारा अभ्यारण्य में मैंने इसको लाया गया, अभ्यारण्य पूछा तो बार नवापारा। इसमें क्या है कि यहाँ पहले काले हिरन मिलते थे, 70 के दशक में खत्म हो गए। फिर ये विलुप्त ही थे करीब करीब, फिर हम इनको उठा के लाए। ठीक, जो वन्य जीव राज्य वन्य जीव बोर्ड की 9वीं बैठक हुई, इसमें स्वीकृति दी गई। उसके बाद फिर प्रयास किया गया, कानन पिंडारी से भी उठा के लाए थे। और अभी संख्या, शुरू में थोड़ा सा मृत्यु भी हुई, लेकिन अब बहुत बढ़िया से हो गए। पूरा कार्यक्रम है कैसे कैसे हुआ। कहाँ से लाए गए, 77 काले हिरन लाए गए दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, और 50 दिल्ली से लाए गए, और 27 लाए गए कानन पिंडारी से। अब कानन पिंडारी जाओगे तो नहीं दिखेंगे हो सकता है। फिर 4 हेक्टेयर विशेष बाड़े में रखा गया, जहां उनकी पूरी व्यवस्था की गई। फिर धीरे धीरे उनको प्रकृति घास भूमि में छोड़ा गया। समुदाय के लोगों को जोड़ा गया कि भाई तुम इसको बचाओ। इनकी फिर विशेषता है, एक तो संकटग्रस्त है, ये सब है कि नर काले हिरन का रंग गहरा भूरा से काला होता है, सींग होते हैं उसके, शरीर का निचला भाग सफेद होता है। मादा जाओगे तो पहचानने के लिए हल्के भूरे रंग की होती है, सींग नहीं होते, तो सींग है तो मारेगा, मतलब नर है, नहीं मार रहा है तो मादा है। घास खाते हैं, ऊंचाई होती है 74 से 84 मीटर, वजन दिया है, इतना क्या याद रखोगे। ये कभी कथन अथन में मजा आया, मजा लेना है किसी को तो पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। काले हिरन कहाँ है, ये इंडियन जीएस में, यूपीएससी में पूछा है भैया ये। वेलावदर उद्यान, वेलावदर उद्यान जो गुजरात है वहां है, राजस्थान में है। राजस्थान तो सलमान खान से याद ही रखे होगे। छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण्य में भी है। 200 से ज्यादा हो गई है। अब हम खुश हो गए, अब हम बोल रहे हैं अब गोमर्था अभ्यारण्य में भी करेंगे, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ का है उसमें भी 40 छोड़ेंगे, उनको भी करते हैं। फिर अचानक मार में भी करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है धीरे धीरे। तो ये उपलब्धि भारत की पहली सफल ब्लैक बक रीवाइल्डिंग
की पहल है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए वो चीज है। ये ध्यान रखना कि भाई कहाँ किए। बार नवा पारा चिंतन शिविर हुआ है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। तो जो सरकार के मंत्री हैं शिविर किए, अलग अलग लोग आए, गौर गोपाल दास का नाम सुने होंगे, वो आए, बाकी लोग आए, और सुबह योग योग कराए, और चर्चाएं हुई कि कैसे रिफॉर्म किया जाए, परफॉर्म किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए। कहाँ हुआ? तो IIM रायपुर में हुआ। चिंतन शिविर ये तीसरे बार हुआ है, तो चिंतन शिविर 3.0 बोल सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी योग कर रहे हैं, शुरुआत योगाभ्यास के साथ होती है। प्रथम दिवस में नेतृत्व विकास सुशासन प्रौद्योगिकियां हुई में चिंतक गौर गोपाल दास भी आए थे। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विषय पे अपना व्याख्यान दिया। और इसका उद्देश्य वही था, रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सेवा सेतु है, सेवा सेतु अभी अपन देखेंगे। अब एग्जाम कॉर्नर में ट्राइबल यूथ हॉस्टल है, इसमें यही ध्यान रखना कि 13 युवाओं ने प्रीलिम्स में सफलता पाई है, बड़ी चीज है। और सरकार इसके लिए, सरकार ये भी बोली कि यार प्रीलिम्स है, मेंस इंटरव्यू भी निकालो। और दूसरा, इसकी क्षमता बढ़ा रही। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, इसका फॉर्म निकलता है, द्वारिका में हॉस्टल है, पढ़ाई होती है, बाकी चीजें होती, तैयारी होती। SC ST और OBC के लिए है। पहले 50 सीट थी, उसको 200 कर दिया गया है। निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, कोचिंग, विशेषज्ञ, पूरी सुविधा है। तो ये बड़ी बात है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं ना CGPSC का सिलेबस UPSC जैसे कर दो। यूपी बिहार में कोई प्रीलिम्स निकालता है तो उसकी इज्जत तक नहीं करते। हमारे यहाँ प्रीलिम्स निकल रहा है तो छप रहा है मैगजीन में, मतलब हमारे लिए बड़ी बात है UPSC का प्रीलिम्स निकालना भी। तो हम UPSC जैसा कर देंगे ना तो हमारे बच्चे खम जाएंगे, वो बच्चे घुस जाएंगे, ऐसा लगता है। मतलब CG का पोर्शन रहना ही चाहिए, UPSC जैसा कर दो, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं हटा सकते हम, नहीं हटा सकते। एक ये सीधा सीधा सवाल आएगा कि जसपुर वन मंडल जो है, सीड बॉल, मैं वही बोल रहा था, एक दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल का प्रसार किए। सीड बॉल मतलब नाम ही से पता चल रहा है, सीड मतलब बीज, बॉल मतलब बाल बना दिए। तो बीज को अंदर रख के चारों तरफ बाल बना दिए, मतलब वो सब रख दिए उसमें पोषक तत्व, तो उसको फेंक दिए, पेड़ बन जाएगा। बीज गोला बनाबो, जसपुर के जंगल बढ़ाबो, ये वाली चीजें। तो इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। सीड बॉल तकनीक क्या है, ये पूछ सकता है, ये 4-8 नंबर में पूछ सकता है भाई इन्वायरमेंट में। स्थानीय प्रजातियों के बीजों को, स्थानीय प्रजाति इसलिए कि तुम कुछ ऐसा अंगूर अंगूर का बीज बादाम का बीज ये डालोगे थोड़ी हो जाएगा कहीं भी। तो स्थानीय प्रजातियों के बीजों को मिट्टी और जैविक पदार्थ के मिश्रण से बने गोले में सुरक्षित किया जाता है और बंजर या दुर्गम भूमि पर फैला दिया जाता है। जब पहली बारिश आती है तो अंकुरित हो जाते हैं और हरियाली हो जाती है। वहां होता है जहां आप पौधारोपण नहीं कर पाते, वहां सीड बॉल फेंक देते हो। कहाँ कहाँ किया गया है? सोगड़ा स्थित भैरव पहाड़, कुनकुरी में हनुमान टेकरी, पत्थल गांव, यहाँ सब किया गया है। ये बड़ी चीज आई है, सेवा सेतु। सेवा सेतु मतलब कि अभी तक आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आप जाके लाइन लगते थे। अब सीधा मोबाइल से क्लिक करो, तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र घर आ जाएगा, अब निवास प्रमाण पत्र घर आ जाएगा। ये बड़ी चीज है। 2-3 फैक्ट हैं जो आपको पता रहना चाहिए। किसने किया है? तो चिप्स ने किया है। चिप्स मतलब इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पहले थी, इसी को उन्नत करके सेवा सेतु किया गया है। 2003 में चॉइस मॉडल शुरू हुआ, ये याद रखना, 2003 चॉइस मॉडल। 15 में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल चालू हुआ। अब चालू हो गया सेवा सेतु, सेवा का सेतु। तो इसका लोकार्पण किया गया है। पहले 86 सेवाएं थी, उसको बढ़ा के 441, 441। पहले जो ई डिस्ट्रिक्ट था उसमें 86 सेवाएं थी, इसको 441 कर दिया गया है। आय प्रमाण पत्र, जाति देख लो, जिसको जो बनवाना है कर देख लो यार।
आय, जाति, निवास, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, भू अभिलेख, नाम परिवर्तन, राजपत्र प्रकाशन, पेंशन, सुरक्षा, सब चीज इसी में हो जाएगा। और ये ई केवाईसी हो जाएगी, व्हाट्सएप से इंटीग्रेशन है, डिजी लॉकर है, ई प्रमाण है, उमंग, भाषिणी किसी भी भाषा में कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर, क्लाउड स्टोरेज, कई चीजें ये इसकी विशेषता, ऑनलाइन ट्रेजरी, ई चालान, पेमेंट भी ऑनलाइन कर दो। ठीक, तो ये अच्छी चीज है, बड़ी चीज है, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कर सकते हो 22 भाषाओं में। क्योंकि भाषिणी परियोजना से जोड़ती है, भाषिणी मतलब भारत सरकार की जो 22 भाषाएं जो भाषिणी में है, वो उस भाषाओं में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा तकनीकी मजबूती भी है, मतलब अगर आप पोर्टल में ऑटोमेटिक पेनल्टी है कि इतने समय में अगर नहीं हुआ तो पेनल्टी लगेगी जो नहीं बनाया, तो इससे जवाबदेहिता आएगी, निगरानी होगी। और 800 कहाँ से करेंगे, लोक सेवा केंद्र हैं, चॉइस सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर है, मोबाइल तो सबके पास है, ट्राई करो अप्लाई करो, ये सब सीखना चाहिए। तैयारी कर रहे हैं यार, दूसरे का अप्लाई करो, अपना अप्लाई करो। और 3.2 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन लोग कर भी रहे हैं, तुम नहीं किए हो तो और करो। ठीक, और समय सीमा के अंदर 95% चीजें हो भी गई। बिचौलिए खत्म हो गए, पहले मैं ला तुम्हारा जाति बना देता हूँ, इतना दे दे, अब वो खत्म हो गए, मैं खुद बना लूंगा बोलोगे। तो ये सब इससे फायदा हुआ है। तीजन बाई, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का सम्मान सोचिए, छत्तीसगढ़ की पहचान जो अब हमारे बीच नहीं रही, तो उनके बारे में है कि यार सदियों तक सुनाई देगी इनकी आवाज। तो ये लाइन, तीजन बाई का जाना केवल छत्तीसगढ़ की क्षति नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोक परंपरा, मौखिक विरासत के प्रति आघात है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। कुछ जानकारी, जैसे तीजन बाई जी का जन्म जो है 8 अगस्त 1956 को हुआ, दुर्ग जिले के गनियारी गांव में हुआ, तीजा के दिन हुई थी, इसलिए उनका नाम तीजन रखे। इसके अलावा उनके नाना के छोटे भाई जो बृजलाल भारती हैं, उन वो पंडवानी गाते थे, उनको सुन सुन के महाभारत उनको याद हो गई। अब एक तो लड़की, ठीक, वो उस समय का समय तो बचपन संघर्षों का था। उस समय महिलाओं के लिए पंडवानी गाना स्वीकार नहीं था, पुरुष ही गाते थे। तो घर परिवार विरोध किया, समाज में उपेक्षा हुई, डांट पड़ी, भूखा रखा गया, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वो जिद थी उनके अंदर। 12 साल में उनकी शादी हो गई, लेकिन वैवाहिक जीवन को भी बाधा नहीं बनाई। रात के अंधेरे में वो लोक मंचों तक पहुंचती थी, मतलब रात में भी जाती थी, क्योंकि कार्यक्रम जनरली रात में होते थे, ये लोक कला वाले, तो वहां जाती थी। 13 साल की आयु में पड़ोसी गांव चंद्रपुरी में 10 रुपए के पारिश्रमिक पर पहला प्रदर्शन किया, और यहाँ से फिर वो पूरी दुनिया में पहुंची। जन्म के केवल 6 दिन बाद आवारा कुत्ता उनको कपड़ों सहित उठा के ले गया। मतलब आपको लगता है कि यार मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, ऐसी पढ़िए ना, फुलबसन बाई का पढ़िए, तीजन बाई का पढ़िए, जो भी ऊपर है, आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं यार, पूरी दुनिया उनको जान रही। 6 दिन की थी, आवारा कुत्ता ले गया, माँ फिर उनको वापस लाई। तीजन बाई से पहले एक तो महिलाएं नहीं गाती थी, गाती भी थी तो बैठ के, जो वेदमती शैली, आप जब पंडवानी पढ़ोगे तो एक वेदमती शैली होती है, कापालिक होती है। वेदमती मतलब उसमें बैठ के गाते हैं शास्त्र सम्मत, कापालिक मतलब खड़े होके अभिनय के साथ, अभिव्यक्ति के साथ, संवाद के साथ गाते हैं। कापालिक तो केवल पुरुष थे, केवल पुरुषों तक सीमित थी। तीजन बाई उस परंपरा को तोड़ दी, पहली महिला बनी जो कापालिक शैली में मंच पर खड़े होके पंडवानी प्रस्तुत की। इसके बाद फिर जो सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर का नाम आप सुने होंगे, वो देखे और फिर उनको वो राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाए, भिलाई स्टील प्लांट में उनको रोजगार मिला, इंदिरा गांधी के सामने वो प्रस्तुति दी जो उस समय प्रधानमंत्री थी। फिर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तुर्की, ट्यूनिसिया, इटली, जापान, रूस, हर जगह प्रतिनिधित्व की। छत्तीसगढ़ की माटी की महक पूरी दुनिया में पहुंची। और जो श्याम बेनेगल का एक धारावाहिक है, ये तो देखना चाहिए आपको, भारत एक खोज, हिस्ट्री पढ़ने के लिए और अच्छा है। उसमें जब महाभारत वाला प्रसंग है, उसको तीजन बाई ही प्रस्तुत की, तो घर घर तक पहुंची।
88 में उनको पद्मश्री मिला, सॉरी 98 में, ठीक बोल रहा हूँ यार, 88 में पद्मश्री मिला, 95 में उनको संगीत नाटक अकादमी मिला, 3 में पद्म भूषण मिला, 19 में पद्म विभूषण मिला, जापान का फुकुओका पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली, विभिन्न विश्वविद्यालयों से डीलिट, ये सब बाकी चीजें मिली। उनकी मृत्यु के समय उनका जो गृह ग्राम गनियारी है, उसका जो शासकीय हाई स्कूल का नाम अब डॉक्टर तीजन बाई शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय रखा गया। उनका जो तंबूरा है उसको महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। और पंडवानी के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों के लिए डॉक्टर तीजन बाई राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई। तो एक तो उनके नाम से स्कूल हुआ गांव का, तंबूरे को घासीदास संग्रहालय, महंत घासीदास संग्रहालय, और पुरस्कार होगा पंडवानी के क्षेत्र में इनके नाम से। जब जब पंडवानी गूंजेगी, जब जब महाभारत की कथा लोक धुनों में सुनाई देगी, जब जब कोई कलाकार तंबूरा थामकर मंच पर खड़ा होगा, हर बार ऐसा लगेगा कि तीजन बाई कहीं ना कहीं आज भी गा रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नए भारत के शिल्पकार हैं, उनके बारे में, जिन्होंने एक देश एक विधान एक निशान का संकल्प लिया था। मतलब उनका कहना था कि कश्मीर जो है वो भारत में रहना चाहिए, और वो वाला नहीं कि अलग अलग संविधान, जो अभी धारा 370 खत्म हुई, तो ये इन्हीं का सपना था। अगस्त 52 में उन्होंने जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में कहा था कि या तो मैं अपने आप को भारतीय संविधान, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा, या फिर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बलिदान हो जाऊं। 53 में वो बिना परमिट के लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा में निकल गए, वहां उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में संदेह परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म हुआ। प्रतिष्ठित परिवार था, उनके पिता थे सर आशुतोष मुखर्जी, बड़े शिक्षाविद थे। 23 में वो सीनेट के सदस्य बने, 24 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता बने, 26 में इंग्लैंड गए, 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। ये बड़ी चीज है, विश्व के सबसे युवा कुलपति 33 साल में बनने वाले यही थे। इसके अलावा फिर डॉक्टर मुखर्जी चुनाव लड़े, निर्वाचित हुए। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया। फिर नेहरू जी और लियाकत अली का जो समझौता हुआ, उसको उससे दुखी होकर वो त्याग पत्र दे दिए, और 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। राष्ट्रीय जनसंघ 51-52 में चुनाव लड़ी, जिसमें 3 सांसद चुने गए, जिसमें एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उसके बाद उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। 70 के प्रावधान के वो खिलाफ थे, और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। दीदी के गोट, ज्ञान नवाचार और प्रेरणा की कहानी। जो लखपति दीदी है, रेडियो पे दीदी के गुट कार्यक्रम है जो प्रेरणा देता है। जो महिलाएं दीदियां सफल हो गई, वो अपनी कहानियां सुनाती है, जिससे बाकी लोग प्रेरित हों। तो 8 लाख से ज्यादा लखपति दीदी तैयार हुई जो स्वावलंबी हुई। और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि अब करोड़पति दीदी बनाना है। 10 लाख लखपति दीदी भी बनाना है। हर महीने के दूसरे गुरुवार को सफल दीदी अपने संघर्ष और सफलता की कहानी शेयर करती है। मुख्यमंत्री जी ने दीदी के गोट कॉफी टेबल बुक और बिहान वाणी पत्रिका का विमोचन किया, दीदियों को सम्मानित किया। विष्णुदेव सरकार की अभिनव पहल मटेरियल बैंक डीलर दीदी मॉडल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भारत सरकार ने सराहा भी है। मतलब सरकार के जो प्रयास हैं वो सराहे भी गए। ये सुर्खियां थी जो न्यूज़पेपर में आई थी। सेवा सेतु ऐप अब सरकार के प्राथमिकता में। देखो ये ऐप है पूरा, क्या क्या कर सकते हैं, जाति, आय, निवास, विवाह, राशन कार्ड, पेंशन, नाम परिवर्तन, व्यापार लाइसेंस, अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। तो ये हमारी जनमन थी। मैं फिर से बोलूंगा कि यार ओरिजिनल जनमन पढ़ने का प्रयास करो। अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर ये वीडियो तो है ही है, लेकिन अब इतना आखिरी तक आए हो तो देख ही लिए हो, तो ओरिजिनल भी पढ़ो, मैं ये बोलूंगा। पिछली जनमन का भी वीडियो है, प्लेलिस्ट कोशिश करेंगे बना देंगे, या सर्च कर लेना जनमन, तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। आप लोग अभी तक देख रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।